फेस्टिव सीजन में चारों तरफ बम्पर डिमांड दिख रही है। सरकार का खजाना भर रहा है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, माल ढुलाई के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, वो बढ़ रही है, तो पावर कंजम्पशन के आंकड़े भी शानदार दिख रहे हैं। आपको आगे पूरा डेटा भी दिखाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये कितना फायदेमंद होगा, इसका फायदा कितना होगा, क्या सिर्फ त्योहार में या फिर आगे भी ये जारी रहेगा। और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच में ये जो पार्टी टाइप का मूड दिख रहा है हमें फेस्टिव सीजन में, क्या वो पार्टी आगे भी चलती रहेगी। लेकिन एक नजर जरा आंकड़ों पर देख लीजिए। अक्टूबर का महीना आमतौर पर कंजप्शन के लिए अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि इस महीने दशहरा जैसे दिवाली और उसके बाद जो आती है त्योहार का पूरा सीजन रहता है। इस साल का अक्टूबर तो इकोनॉमी के लिहाज से भी खास रहा है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1,72,000 करोड़ रुपए रहा, जो जीएसटी लागू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। अब दूसरा आइए, अक्टूबर में देश की ऑटो सेल्स देखिए आप, ऑटो में भी बहार नजर आ रही है, कारों में बहार। अक्टूबर में देश की ऑटो कंपनियों ने 3,91,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची। अगर आप सालाना आधार पर इसे देखेंगे तो ये बिक्री में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। तो यानी कि ऑटो से भी अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, कारों में बहार है। इकोनॉमी को मिलने वाले एक और बूस्टर की बात कर लेते हैं, और वो है रेलवे फ्रेट। जरा इसका अभी आंकड़ा आपको दिखाते हैं। रेलवे भी फुल रफ्तार में दिख रहा है। अक्टूबर में रेलवे से माल ढुलाई 9.9% की बढ़ोतरी दर्ज करती हुई नजर आई, और 129.03 मीट्रिक टन जो माल है वो कुल उसकी ढुलाई नजर आई। तो यहां पर भी एक शानदार डेटा हमारे सामने है, जिससे हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन, माफ कीजिएगा, जो डिमांड है उसमें शानदार बढ़ाते हैं। अब बिजली का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है इस परिस्थिति को आंकने का, वो है बिजली की खपत। अब बिजली की खपत के आंकड़े भी आप देखिए तो वो भी शानदार है। पावर कंजम्पशन आप देखेंगे 21% की बढ़ोतरी वाई ऑन वाई नजर आ रही है, और 138.9 बिलियन यूनिट्स पावर कंजम्पशन जो है वो इस बार हमने दर्ज किया है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो संकेत हैं जहां से बम्पर डिमांड की बात उभर कर सामने आ रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये त्योहार बड़े शानदार हैं डिमांड के लिहाज से। लेकिन क्या ये आगे भी जारी रहेगा। एक और डिमांड आप देखिए, और वो है ऑयल, जो ईंधन होता है हमारा, उसके कंजम्पशन में डीजल की डिमांड आप देखेंगे तो डीजल की सेल में 3% की बढ़ोतरी हुई है, और पेट्रोल की सेल में 5% की बढ़ोतरी नजर आई है। तो ये कुछ ऐसे डेटा हैं, ऐसे कुछ संकेत हैं जो बता रहे हैं कि देश की इकोनॉमी फुल रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इन्हीं इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच अक्टूबर में एसएनपी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 8 महीने के निचले स्तर पर फिसलकर 55.5 पर आ गई। ये थोड़ा सा कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर हमें विस्तार से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये पार्टी का माहौल है त्योहारों में, और ये पार्टी का माहौल में कहीं खलल तो नहीं पड़ता नजर आ रहा है। उस पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। हालांकि एक जो पीएमआई का डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 से काफ़ी ऊपर है। तो ये है हमारी तरफ जो संकेत हैं वो डेटा, और इन डेटाओं का थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं दो खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं ईवाई इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर डीके श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और एनसिड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुराग जी पहले आपके पास ही आना चाहूँगा, और मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ एक ही सवाल कि भारत कैसा दिख रहा है। आप बोलते हैं सारे जहां से अच्छा। अब ये बताइए, ये त्योहार में भारत कैसे दिख रहा है? पॉल्यूशन को छोड़ दीजिए, फिर पॉल्यूशन में तो भारत अभी अच्छा नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन पॉल्यूशन से आगे आप आंखें बढ़ा के जो डिमांड का जो सिनारियो आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा दीपक, शुक्रिया शामिल करने के लिए कार्यक्रम में। और पहली बात तो आपको मुबारक हो, जी बिजनेस बहुत ही अच्छा काम कर रहा है काफी समय से। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस जर्नी में आपका पार्टिसिपेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। और इस बार तो मैं शिकागो से नहीं, आप ही के शहर से जुड़ रहा हूँ, तो होपफुली आप मुंबई में हैं। जी हाँ, हमें मालूम है। मैंने इसीलिए आपसे दरख्वास्त की कि पोल्यूशन की नजरिए से मत देखेगा भारत को भी। अभी आप डिमांड की नजरिए से दिखाइए। और तीसरा ये है कि पोल्यूशन ने मेरा स्वागत किया और मेरा गला
पकड़ गया है। तो ये तीनों चीजें हैं। बट बहरहाल दीपक, जी। देखिए आपने जो डेटा प्रेजेंट किया बिल्कुल रेलेवेंट है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट उसमें ये है कि ऑटो सेल्स हमारे 2019 में पीक आउट करके एक दो साल फ्लैट थे। बट ये FY23 में हमने $3.8 मिलियन का मिलियन वॉल्यूम्स ऑफ व्हीकल कार पैसेंजर कार सेल्स किया, जो कि एक रिकॉर्ड था, तो अब तक का हाईएस्ट है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड मूव। और इस साल के भी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। आपने बोला 16% राइस है, सो दैट्स आल्सो वेरी प्रॉमिसिंग मूव, राइट। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी पिछले 2 साल से स्टैग्नेशन था, बट आई एम श्योर दैट दिस ईयर वी विल मेक अप फॉर दैट, बिकॉज आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दीपक आपने बताया पावर कंजम्पशन। आई थिंक एज द पावर कंजम्पशन improves, which means that पावर कंजम्पशन सिर्फ बल्ब फैंस में यूज नहीं हो रहा है, which means more air conditioners, which means मोर हाई पावर कंज्यूमिंग अप्लायंसेस, और वो सारे यूज हो रहे हैं। तो आई थिंक कुल मिलाकर के दी काइंड ऑफ ओवरऑल द इंडिया स्टोरी इज काइंड ऑफ लुकिंग ब्राइट, एंड इट्स अ वेरी ब्राइट स्पॉट अमंगस्ट द ग्लोबल scenario where most of the countries are barely able to grow or probably getting into a negative growth zone. तो बहुत अच्छा दिख रहा है दीपक, और होपफुली ये ट्रेंड कायम रहेगा। एब्सोल्युटली। श्रीवास्तव साहब, अब ट्रेंड की बात कर लेते हैं। एक तो थोड़ा सा आप प्रेजेंट जो अभी डेटा हमारे पास है, आ, उसका आप थोड़ा सा एनालिसिस कर दें, और फिर आगे ट्रेंड आपको कैसा नजर आ रहा है उस पर बात। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो है वो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की ओर इंगित कर रहे हैं। और बहुत से हाई 2 क्वार्टर के बाद का जो डेटा अब दिखलाई पड़ रहा है, उसमें अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी दिशा में जा रही है, मांग की दृष्टि से मुख्यतः जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि ग्लोबल अर्थव्यवस्था में काफी डिस्टरबेंस चल रहा है, और उसके कारण भी और कुछ घरेलू भी डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जिसके कारण के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर भी नीति निर्धारकों को ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, और उसका जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है वो भी इवन नहीं है। दूसरा जो रिस्क है वो क्रूड प्राइस को लेकर के है, क्योंकि सप्लाई साइड डिसरप्शंस जो है वो दो दो युद्धों को चलते हुए सप्लाई साइड डिसरप्शंस जो है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल स्थिति को बताता है। तीसरे ग्लोबल स्लो डाउन है, जैसा कि कहा गया कि बाकी अर्थव्यवस्थाओं में जो समृद्धि के प्रोस्पेक्ट्स है वो उतने ब्राइट नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन में है, और बहुत सी वेस्टर्न इकोनॉमीज एक्चुअली रिसेशन में जा रही हैं। उसके कारण हम लोग का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो भी कॉन्ट्रैक्शन में है, और संभावना है कि वो कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा अगले 2-3 तिमाहियों में। फिर FDI आउटफ्लोज भी हो रहे हैं नेट टर्म्स में, और जिसके कारण के एक रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाता है। इसके अलावा एक एक फिस्कल दृष्टि से देखा जाए तो जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, हालांकि रियल जीडीपी ग्रोथ का जो प्रेडिक्शन है 6.3 से लेकर 6.5 तक, RBI का भी, IMF का भी, वर्ल्ड बैंक का भी, ये तो अच्छा दिखलाता है, खासकर इस परिप्रेक्ष्य में कि बाकी अर्थव्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हम लोग का जो इम्प्लिसिट प्राइस बेस्ड स्टिमुलेटर है वो होलसेल प्राइस पर डिपेंड करता है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो लगभग 0 इन्फ्लेशन को दिखला रहा है, जिसके कारण के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 9% के आसपास रह सकता है, जबकि बजट में जो असम्पशन था वो 10.5% का था। तो उसके कारण कुछ असर पड़ सकता है हम लोग के ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में। हालांकि अब तक का जो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन है, जीएसटी के अलावा डायरेक्ट टैक्सेस और भी अच्छा किए हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, उनका 20% के आसपास जा रहा है एवरेज। तो अभी तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8-9% के आसपास होगी तो साल में कहीं आगे चल करके हम लोग की फिस्कल डेफिसिट में प्रेशर न पड़े, ये भी ध्यान देने की बात है। तो मुख्य बात यह है कि अब तक जो स्थिति है वो अच्छी ट्रेंड्स को दिखला रही है, लेकिन नीति बनाने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत से ऐसे हेडविंड्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए
नीति को एडजस्ट करना चाहिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े। मैं सर आऊँगा आपके पास, वो एग्जैक्टली क्या क्या कदम होने चाहिए जो आप कह रहे हैं कि नीति नियंताओं को उठाने चाहिए। लेकिन अनुराग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब देखिए, हमारे पास काफ़ी कुछ है बोलने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन मैं क्योंकि आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बिल्कुल संपर्क में रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों में रहते हैं, भारत की तरफ देखकर जब आप बात करते हैं कि साहब भारत तो ये ग्रोथ कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 2029 तक, जापान पीछे, ये पीछे, आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या मिलते हैं कि कहाँ कहाँ पर अभी इंडिया लैग कर रहा है, या जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी हमारी होनी चाहिए उसमें आपको कहाँ पर लगता है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, या ये कुछ ऐसे चिंताजनक पॉइंट्स हैं? दीपक, आपके सवाल इतने वेल ट्यून्ड रहते हैं तो मतलब जवाब देने में भी मजा आता है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। और अब देखिए, थैंक यू। दूसरी पिक्चर भी देखते हैं। एक के शेप रिकवरी की बात होती है ना। के शेप रिकवरी में ये होता है कि रिच हैव रिकवर्ड फास्टर, बट जो पुअर हैं वो डिटेरियोरेट कर रहे हैं उनकी कंडीशन। तो अगर अब कार सेल्स की हमने बात की, लेकिन अगर आप टू व्हीलर सेल्स की बात करें तो इस समय टू व्हीलर करीब 1.5 मिलियन के आसपास, सॉरी 15 मिलियन बिक रहे हैं एक साल में। और ये वो है जो 2014 में भी तकरीबन इतने ही बिकते थे। 2019 में ये 21 मिलियन पे पीक आउट किया ये नंबर, विच मीन्स दैट्स, और टू व्हीलर इज अ एंट्री व्हीकल फॉर पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम साइकिल्स टू टू व्हीलर्स, राइट। तो ये इंडिकेट करता है कि एक बहुत सारा लार्जर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है जिसको हमने पीछे छोड़ा है। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जो मिलते हैं दीपक, वो यही मिलते हैं कि वन, इंडिया इज अ स्टोरी ऑफ top 10 to 15% of people who are wealthy enough like a middle income country, और जो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, ब्रॉडली वो मार्केट है। बट लार्जर पॉपुलेशन जो है वो उतना वेल टू डू नहीं है, और या फिर उनके लिए सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज कह लें, इनकम अपॉर्चुनिटीज कह लें, वो काम नहीं हो रहा है। वो एक लिमिटेशन है। उसके अलावा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं अल्टीमेटली कि यू नो दी लाइक हमारा 50% वर्कफोर्स जो है दीपक, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, विच इज ऑलवेज लो प्रोडक्टिविटी। सो वो हमारा मैन पावर तो कंज्यूम करता है 50%, लेकिन प्रोडक्टिविटी उससे बहुत कम आती है, तो वो जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। थर्ड आर्ग्यूमेंट दीपक ये आता है कि हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज अबाउट 40%, विच मीन्स दैट अगर 100 लोग हैं वर्किंग एज में, अगर लगा लें 18 से 65 के 60 के बीच में वर्किंग पॉपुलेशन, अगर 100 लोग हैं तो 40 ही काम कर रहे हैं, बाकी 60 जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। वाई दैट हैपन्स? बिकॉज मेन में पार्टिसिपेशन रेट 60% है, विमेन में 20% है, तो एवरेज 40 आ जाता है। तो विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में जीडीपी नहीं बढ़ता है और कंजम्पशन भी नहीं बढ़ता है। तो ये कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, और इसके अलावा थोड़ा एक दो ब्रॉडर आर्ग्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड अदर रिफॉर्म्स जो कि कंट्री को चाहिए। तो ये बातें होती हैं कुल मिला के दीपक। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ आई मीन ये चैलेंजेस हैं करंटली, बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो इंडिया को एब्सोल्युटली, रिजॉल्व करनी है। बिल्कुल। चैलेंजेस अगर उनको एड्रेस ही ना किया जाए तो वो चैलेंजेस कब संकट बन जाएंगे आपको पता नहीं, लेकिन चैलेंजेस अगर आइडेंटिफाई हो गए इस तरह की बातचीत में और आपने उन पर काम कर लिया तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल कोई शक ही नहीं है कि उन्हीं को आप अपॉर्चुनिटीज़ भी बना सकते हैं। इसीलिए मेरा हमेशा ये मानना होता है कि हमें चैलेंजेस पर भी बात करनी चाहिए, इनफैक्ट ज़्यादा फोकस होकर हमें बात करनी चाहिए। हेडलाइन स्टोरीज तो बहुत अच्छी अच्छी बन जाती हैं, लेकिन आपको ग्राउंड पर रहकर रियलिटी क्या है ये भी चेक करना हमेशा ज़रूरी होता है। श्रीवास्तव साहब, अब करना क्या है हमारे नीति नियंताओं को? एग्जैक्टली करना क्या है? फूले नहीं समाना है, फूले नहीं समाना इन डेटा को देखकर, या या कुछ काम भी करना है? हाँ, तो जो मीडियम टर्म में कमजोरी हम लोग को रहेगी साथ में कुछ सालों तक, वो है कि हम लोग का जो एक्सटर्नल सेक्टर है और एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव रहेगी, और हम लोग का जो नेट एक्सपोर्ट का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव रहेगा। इसके इसको संभालने के लिए हम लोग को डोमेस्टिक डिमांड पर जोर देना होगा, और उस डोमेस्टिक डिमांड में प्राइवेट सेक्टर की भी डिमांड है और गवर्नमेंट सेक्टर की भी डिमांड है। अब गवर्नमेंट के हाथ में ये है कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करते हुए
कैसे ओवरऑल डिमांड को बढ़ाए और सही दिशा में बढ़ाए। तो ओवरऑल डिमांड को सही दिशा में तब बढ़ाया जा सकता है जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा जोर दिया जाए और सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जाए। तो जब सरकार खुद खर्चा ज़्यादा करती है और सही दिशा में करती है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने में करेगी, तो उसके कारण प्राइवेट सेक्टर में जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी। और इस तरह से जो बैलेंस बनाना है सरकार को, वो ये कि एक सही सिग्नल जाए कि हम लोग फिस्कल डेफिसिट को और जो गवर्नमेंट का डेट है, उसको कंट्रोल करते हुए सरकारी डिमांड को बढ़ाते हैं और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा लगती है और उसके कारण मल्टीप्लायर इफेक्ट्स जनरेट होते हैं और फिर जो है प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड बढ़ती है। जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग की जो इकॉनमी की स्टोरी है वो ज़्यादा सॉलिड होगी। तो मुख्यतः जो है डोमेस्टिक फैक्टर्स पर ध्यान देना है और सरकार जितना रोल अदा कर सकती है पॉजिटिव उस पर ध्यान देना। बिल्कुल, ये सरकार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा। लेकिन बार बार एक चीज़ जो सरकार को जब पूछिए कि साहब आप क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक वाजिब कारण सरकार की तरफ से ये आता है जहाँ पर वो फंस जाते हैं, जहाँ पर अच्छे अच्छे डेटा आ रहे हैं फटाक से वहाँ पर तो श्रेय लेने की होड़ आ जाती है। लेकिन कहीं पर चैलेंजिंग पॉइंट आते हैं तो सरकार की तरफ से आर्गूमेंट्स ये आते हैं कि साहब जो ग्लोबल सिचुएशन, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, उनका हम कुछ कर नहीं सकते और उनका हमें रिपरकशंस झेलने ही पड़ेंगे। अनुराग जी, ये चल क्या रहा है और ये जो इजराइल हमास का शुरू हुआ है, इस पर दुनिया क्या कह रही है? ये कब तक चलेगा? इसके इम्पैक्ट क्या सीमित होंगे? लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हमको तैयारी करनी पड़ेगी? क्या नज़र आ रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय माहौल? तो दीपक, जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था ना, तो एक लर्निंग मैंने भी सीखी थी। वो ये है कि अपने एनालिसिस पे भरोसा रखो, दूसरों के एनालिसिस को लेकर के आगे मत बढ़ जाओ। लोगों ने कहा था कि 3 दिन में वॉर खत्म हो जाएगा और मैंने भी बढ़ चढ़ के कई जगह बोल दिया कि प्रेडिक्शन ये 3 दिन में हो जाएगा। और देखिए हम कहाँ बैठे हैं कि वॉर इज एंडलेस ऑलमोस्ट, राइट? सो वन इज दैट इवन इन दिस केस वी शुड नॉट ट्राई एंड प्रेडिक्ट what will happen to the war eventually, and looks like it will be a long drawn battle, or but maybe who knows. but कुल मिला के जैसा श्रीवास्तव जी ने कहा, तो देखिए दीपक, हर देश का एक ऐसा दौर आता है और चाइना उस दौर से निकला है वेयर उसको अपने इंटरनल्स और डोमेस्टिक्स पे ध्यान देना होता है। आई थिंक जो श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि एक्सपोर्ट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एक्सपोर्ट्स में ग्लोबली जियो पॉलिटिक्स की वजह से फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, ये सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं। सो जो है वो ग्लोबलाइजेशन थोड़ा पीक आउट कर चुका है, तो एक्सपोर्ट से ग्रोथ नहीं आएगी। सो ग्रोथ आएगी आपको डोमेस्टिक डिमांड से, और डोमेस्टिक डिमांड में आपको बात कुल मिला के दीपक वही आती है कि आपकी वर्कफोर्स कितनी प्रोडक्टिव है। और वो प्रोडक्टिव तब होगी दीपक, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पे आप कितना तवज्जो दे रहे हैं और कितना उस पे स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आपके लोग वेल एजुकेटेड होंगे, क्वालिटी एजुकेशन, नॉट जस्ट कि हमें डिग्री मिल गई हाथ में, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्किल्स अगर होंगी, तो फिर वो उतने ही प्रोडक्टिव होंगे और उतना ही कुछ बेहतरीन काम करेंगे और उससे पूरी इकोनॉमी को फायदा होगा। तो अल्टीमेटली जीडीपी इज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी, सो प्रोडक्टिविटी और स्किलिंग और ह्यूमन डेवलपमेंट, इन चीजों पे ध्यान देना होगा। इन पे थोड़ा ध्यान कम है। आपने सही कहा। अल्टीमेटली जो भी देश ग्रो किए हैं ना हमारे साथ में, साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ कोरिया, Singapore, some of these countries have grown because they have set this system very right, human capital वाला, जो थोड़ा मुझे इस समय मिसिंग दिखता है दीपक। उस पे काम करने की जरूरत है। मिसिंग मतलब इन पार्ट्स वो है, कुछ जगह है, बट टोटलिटी में जो होना चाहिए वो उस पे एक अपॉर्चुनिटी है दीपक। एब्सोल्युटली। और मुझे तो याद आ रहा है, अभी 2 दिन पहले जो मैंने शो किया था, नारायण मूर्ति साहब ने कहा कि भाई 100 घंटे काम कीजिए। उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ पूरे देश में कि 100 घंटे काम कैसे होगा, कुछ लोग इसके पक्ष में, कुछ विपक्ष में। लेकिन फिर वो लोएस्ट जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उस पर एक सवालिया निशान तो लगते रहते हैं। लेकिन फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये भी आते हैं कि भाई आपको माहौल भी तो देना पड़ेगा। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ये बड़ी फिर लंबी बहस हो जाएगी, उस पर कभी फिर से बात करेंगे। लेकिन श्रीवास्तव साहब, अभी वापस थोड़ा सा फेस्टिविटी पर आते हैं। एक पॉलिसी बाजार की एक स्टडी में पढ़ रहा था, इस खबर के बाद हम उस खबर पर भी जाएंगे, लेकिन आपसे मेरा सवाल थोड़ा पहले ही मैं ले रहा हूँ, फिर आपके पास भी समय का अभाव रहता है।
इसमें ये कह रहे हैं कि 53% जो भारतीय हैं वो पर्सनल लोन ले लेते हैं 30 साल की उम्र से पहले। और आरबीआई को एक बड़ा चिंताजनक स्थिति ये हो गई थी कि भाई पर्सनल लोन जो बैंक्स बांटे जा रहे हैं ये क्या होगा, और एनपीएस का खतरा था और आरबीआई को डांटना पड़ा बैंक्स को कि बंद कीजिए, आप कम कीजिए इनको। ये जो प्रवृत्ति है, और मैं इसको थोड़ा सा और अंदर पढ़ रहा था तो पर्सनल लोन लेके सबसे ज्यादा लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, वो टिकट्स ले रहे हैं, इधर उधर जा। ये जो ट्रेंड है सर, ऐसा तो नहीं है कि हम चादर से ज्यादा पैर पसार रहे हैं भारतीय? पर्सनल लोन बढ़े हैं पिछले दिनों में, और उसके कारण जो आरबीआई का कंसर्न है वो इस बात से है कि जब प्राइवेट हाउस होल्ड्स जो है वो ज़्यादा उधार ले रहे हैं और बचत कम कर रहे हैं, उपभोग बढ़ा रहे हैं। अगर ओवरऑल सेविंग रेशियो में एक ही सेक्टर है जो कि सरप्लस देता है, हाउस होल्ड सेक्टर, उसी सेक्टर के सरप्लस से जो कॉरपोरेट सेक्टर है और सरकार जो अपनी उधार लेती है, अपने जो फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करती है, वो फाइनेंस होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर में सेविंग की कमी जो है वो हम लोग को लॉन्ग टर्म में एडवर्स इम्पैक्ट कर सकती है। यही कारण है कि आरबीआई इसको लेकर के कंसर्न है। और इस ट्रेंड, अगर ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म है तो बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा स्ट्रेंथ पकड़ता है मीडियम टर्म में, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग को कैसे बढ़ाया जाए। और अगर उनको उपभोग करना है तो वो उपभोग जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गुड्स पर हो, अपना इन्वेस्टमेंट अपने मकान पर, एसेट्स बनाने पर हो, और जो उपभोग जैसे कि टूरिज्म को या बाहर देशों में चले जाएं, उसको बढ़ा करके जो उनकी डिमांड बढ़ेगी वो बाहर के देशों में बढ़ेगी, ऐसा ना हो। तो कुछ जो है इस पर हम लोग को केयरफुल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। भारतीय दर्शन में एक दर्शन है चार्वाक दर्शन, उसको कहा जाता है नास्तिक दर्शन। उसमें कहा जाता है कि ऋण लेकर घी पीना, कि आप कर्जा लो और खूब घी पियो। तो कहीं उस स्थिति में तो नहीं है भारतीय? ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी मैं देख रहा हूँ, बड़े दिलचस्प ये स्टडी है। कॉम्बिनेशन ये है कि 2 क्रेडिट कार्ड और 1 पर्सनल लोन, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है भारतीयों का। तो ऐसा तो नहीं है कि एक का लोन इधर से सल्टा के उधर से सल्टा के, जुगाड़ू जो हमारी प्रवृत्ति रहती है। और अगर दे पाने में सक्षम हो रहे हैं हम लोग तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम किसी ट्रैप में ना फंसे, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। अनुराग जी, स्वागत है आपका भारत में। थोड़ा पोल्यूशन ने आपको परेशान किया, लेकिन ठीक भी हो जाएंगे आप थोड़ा आबो हवा में। हमारी आपके साथ पूरी शुभकामनाएं हैं। श्रीवास्तव सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी आसान भाषा में, और आपकी हिंदी का मैं बहुत मुरीद हूँ सर, मुझे आप पर्सनल ट्यूशन भी दीजिएगा। इतनी सुंदर भाषा, इतना अच्छा वर्णन आप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। थैंक यू।